हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानोमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और लास्ट वीक मैंने ईद की कुछ एक्सटेंडेड छुट्टी ली हुई थी, तो वी आर बैक टू रेगुलर बिजनेस नाउ। आज जो है हम गुफ्तगू करेंगे अब्दुल मोइज़ जाफ़री के साथ। अगर आप इस शो को देखते हैं तो पहले भी हमारे शो पर आ चुके हैं, लॉयर हैं। बड़ी ज़बरदस्त कमेंट्री करते हैं पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस इस वक्त जो जिस तरह से कवानीन बनाए जा रहे हैं उनका क्रिटिक जो है वो एक बड़े जो है ब्लंट अंदाज में करते हैं, इस तरह के जो अवाम और आम शहरी को भी समझ आ जाए। लेकिन इस एपिसोड में जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, वो ये है कि अब्दुल मोइज़ जाफ़री ने अपनी लीगल टीम के साथ एक केस लड़ा फ़रहान मलिक के लिए। अगर आप फ़रहान मलिक से फेमिलियर नहीं हैं तो जर्नलिस्ट हैं, कराची में रफ्तार के फाउंडर हैं, और उन्हें जो है ईद से पहले अरेस्ट कर लिया गया था पीका के कवानीन के तहत। उससे पहले भी हरास किया जा रहा था सरकार की तरफ से, लेकिन ईद से पहले रमज़ान के महीने के अंदर उन्हें अरेस्ट किया गया। उसके बाद बेल की जो आर्ग्यूमेंट्स थी वो डिले हुई, लेकिन इवेंचुअली जो है ईद के बाद कोर्ट्स ने उन्हें बेल दे दी। तो वो केस और उस केस के अंदर सरकार की क्या आर्ग्यूमेंट थी और किस तरह जो है वो आर्ग्यूमेंट्स पेश की गई और प्रोसेस किस तरह चला, उस पर हम बात करेंगे। तो Moiz, welcome back to Pakistanomy and congratulations to you and your team for fighting the good fight and getting Farhan Malik out. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इट इज़ मतलब इट वुड हैव बीन बेटर यार कि अगर जिस वक्त इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए था, यानी कि गिरफ्तारी के दिन या उसके अगले दिन, तो बेहतर होता और ये कंग्रेचुलेशंस पसंद भी आती। एक आदमी की ज़िंदगी के 15 दिन आपने ज़ाया करा दिए, बाकी तमाम लोगों को उसके थ्रू सबक सिखा दिए। उसकी भी ज़िंदगी अभी, मतलब दो ट्रायल उसने भुगतने हैं, एक कम्प्लीटली बेवकूफ़ाना और एक आधा बेवकूफ़ाना। तो यही हमारा प्रोसेस और सिस्टम है। तो वो तो मैं स्कूल में जब बड़ा हो रहा था, हम जैसे काफ़ी लोगों ने जो लॉयर्स नहीं भी बने उन्हें बताया जाता था जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो बेसिकली यूर राइट, इट हैज़ बिन डिनाइड इन दिस केस। लेकिन समझाएं ज़रा कि क्या केस था क्या, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये भी होता है ना कि केस बन जाता है और फिर एक पूरी कैंपेन चलाई जाती है कि जी वो तो रॉ एजेंट भी हैं, बाहर से पैसे भी ले रहे हैं, और मुल्क के ख़िलाफ़ काम भी कर रहे हैं, मुल्क दुश्मन भी हैं। वो सारा एक नैरेटिव बना दिया जाता है। फिर किसी को याद नहीं रहता कि असल में केस तो था वो बिल्कुल अहमकाना। तो ज़रा समझाएं ऑडियंस को कि आर्ग्यूमेंट क्या थी इस केस की। यार आप जरा मुझे बीच में टोकते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको कहानी, ये कहानी मेरे सर में कंप्रेस्ड नहीं है। तो मैं अगर टैंजेंट्स पे जाने लगूँ तो मुझे रोक दीजिएगा। अच्छा, फरहान मलिक के ऊपर काफ़ी दिनों से फरहान मलिक के ऊपर प्रेशर्स हैं। और मतलब उनको वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बातें करते हैं, उनकी बातें जो है वो एग्जीक्यूटिव को पसंद नहीं है। तो उसके बाद उनको एक नोटिस आता है नवंबर 8 को, उस 2024। उस जमाने में पीका की ये तरमीम हुई हुई शक्ल नहीं होती। तो उनको पहला नोटिस एफआईए से आता है कि भाई आप एंटी स्टेट डेफेमेटरी बातें करते हैं। बल्कि नहीं, पहला नोटिस बस कहता है आप डेफेमेटरी बातें करते हैं अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस, तो आप जरा हाजिर हो। तो फरहान मलिक मुझे ये नोटिस भेजते हैं। मैं कहता हूँ भाई, आप ये एफआईए के पास पावर होती है उसी वक्त आपको डिटेन करके बाद में एफआईआर बनाए, तो आप उनके पास अनप्रोटेक्टेड तो नहीं जाइएगा। तो वो हमारे 26वीं तरमीम से पहले आज़ाद अदालतें थी, वहाँ पे हम केस लेके गए। नेक्स्ट डे सलाउद्दीन पवर साहब की बेंच ने उस नोटिस के ऊपर नो कोर्सिव एक्शन का ऑर्डर दिया और कहा कि आप जाके इंक्वायरी ज्वाइन करें। ये भी एक देखें महदूद, लेकिन महदूद रिलीफ होती है कि आप वहां पर भी एफआईए को इज्जत देते हैं। यानी आप एक स्टेट के भेजे गए नोटिस को फिर भी बादी नजर हाई कोर्ट इज्जत देता है। हालांकि आपने पूरी ये कहानी सुना दी है कि भाई एंटी स्टेट, मैं एक जर्नलिस्ट, मैं एक्स, मैं वाई, लेकिन फिर भी पहली डेट पे कोर्ट आपको सिर्फ ये प्रोटेक्शन देता है कि भाई आपको हिरासत नहीं करेगी और आपको अरेस्ट नहीं करेगी, आपके खिलाफ कोर्सिव एक्शंस नहीं लिए जाएंगे, आप जाके लेकिन पार्टिसिपेट करेंगे इंक्वायरी में। फरहान मलिक साहब को वो प्रोटेक्शन मिलती है, वो अगले दिन जाके उनके पास बैठते हैं तो उनके पास पूछने को क्या क्या नहीं, आई लीव दैट टू फरहान मलिक टू टेल यू, बट कोई बेसिक इन्वेस्टिगेशन, कोई कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं कि वो एलिगेशन क्या लगा रहे हैं। अच्छा, और ये इफ फिर आई मे जब उनको, इंटरप्ट यू, जी, 2024 में किस महीने में, सो दैट पीपल नो द टाइमलाइन, क्योंकि उठाया तो अरेस्ट इवेंचुअली जो है वो नवंबर मार्च 8 को, 2025 में होता असल है। में असल में ये अरेस्ट से पहले इस हाई कोर्ट केस का क्या होता है, क्योंकि मेरे लिए दिलचस्प है जाती तौर पे, तो इसलिए मैं ये हाई कोर्ट से जी, कहानी शुरू कर रहा हूँ। तो ये नवंबर 8 का, 2024। ओके। नवंबर 8 2024 को नोटिस आता है पीका से पहले। तो इल्जाम लगता है भाई आप हद तक की इज्जत कर रहे हैं, किसी कर रहे हैं नहीं पता, 2 लाइन का इल्जाम। अच्छा, हमें जब इसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई मिल जाता है तो उसके कोई
एक हफ्ते बाद एक और नोटिस आता है, इस दफा इस्लामाबाद से। एक आयो साहब नोटिस भेज रहे हैं कि आप स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात कर रहे हैं और हमें सोर्स रिपोर्ट मिली है, 3 लाइनों का। अच्छा, फिर हम इस कश्मकश में पड़ गए कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लें, तो नहीं, मैंने कहा कि नहीं, आपका नोटिस ऑफ एड्रेस कराची है, आपको क्यों बुला रहा है एक इस्लामाबाद का आयो, एफआईए एक वफाकी इदारा है, अगर वो आपको महज इनकन्वीनियंस करने के लिए नहीं बुला रहा होता तो ये कराची की इंक्वायरी के अंदर साथ देता या कराची की इंक्वायरी में ज्वाइन कर देते। हमने इस बुनियाद पे फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, एंड अगेन एक हुक्म इम्तनाई मिला, एक ऐसे माहौल में जो कि 26वीं तरमीम से पहले का माहौल था। तो फरहान मलिक साहब पे जो गिरफ्त करने की कोशिश थी, कि उनको डरा लिया जाए या कुछ कर लिया जाए, वो फिर गए इस्लामाबाद बाय द वे उजैर। अच्छा, ये दिस इज अ मैन जो जो अपने बस यूट्यूब से इनकम अब कमा रहे हैं, उनकी कोई और जराए आमदन नहीं है, 15 लोगों की उनकी टीम है, तनख्वाहें उन्हें देनी होती है, उनके लिए इस्लामाबाद की एक रैंडम ट्रिप बिकॉज एक एफआईए के इंस्पेक्टर ने बुलाया, बिला मानी नहीं है, यानी कि वो जो लाख 1.5 लाख रुपए उनके उस पर खर्च हुए होंगे वो उनके लिए मायने रखते हैं। अगेन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस ही पनिशमेंट है, वहां पे भी बुला के कोई इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई सवाल जवाब उनसे नहीं हुए। अच्छा, फिर उनको वो एफआईए वाले साहब जो हैं, क्योंकि अब अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे, कराची वाले आए हो, तो उन्होंने उनसे फिर और कोई ज्यादा दिलचस्पी से सवाल जवाब नहीं किया। अच्छा, फिर आती है December 30th। अच्छा, और ये मैं नहीं भूलूंगा क्योंकि मैं मुझे न्यू ईयर्स पे केस करना पड़ा था। ये December 30th या 31st को फरहान मलिक साहब को अपने ये काम के इस सिलसिले में कतर जाना होता है। तो वो एक फ्लाइट बुक कराते हैं, तो उनको एयरपोर्ट पे बिठा लिया जाता है, वो उनकी फ्लाइट मिस हो जाती है, और एक ऑफ बोर्ड पहले क्लियर्ड एफआईआर एंट्री होती है, फिर उसके ऊपर एक स्टैंप लग के कैंसिलेशन होती है, पता चलता है आप ईसीएल में हैं या स्टॉप लिस्ट में हैं। ये ईसीएल अगर भी। अगर टू इंटरप्ट, ये मुझे याद इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जिब्रान नासिर के साथ भी पहले एक हुआ था। आई रिमेम्बर दैट के ही वाज ऑन अ फ्लाइट, आई जी बिलीव विद हिज वाइफ, एंड देन ही वाज ऑफलोडेड विद जी दैट सेम जी, स्टैम्प। इज दैट द सेम ऐसे थिंग? ही। देखिए, एक कानूनी लिस्ट होती है, वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट कहते हैं, उस पे डालने के लिए कुछ मेयार तय हैं कि आपको कोर्ट ने हुक्म किया हो कि आप ना जा सकें, मुल्क को ख्याल हो कि आप कोई मनी लॉन्डरर हैं जिसका आपको नोटिस मिल गया हो, आपको नोटिस मिलने वाला हो, इंक्वायरी आपके खिलाफ जारी हो, ये असली लिस्ट है। अच्छा, इस लिस्ट पे डालना जो है वो थोड़ा बहुत पेचीदा है, तो अब एक नई लिस्ट बनी है जिस लिस्ट का कोई नाम नहीं है, जिसको कोर्ट्स ने नाम दिया है स्टॉप लिस्ट, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, एग्जिट। हम इसके उसे अलग हम अलग उसे नाम है। एंटी स्टेट वाइब्स लिस्ट कह देते हैं, हाँ, वाइब्स लिस्ट आप है वो ये। वाइब्स लिस्ट कह लें। अच्छा, ये वाइब्स लिस्ट का इनके लिए इसलिए भी काम किया है क्योंकि आप पूछें कि भाई ये क्यों नहीं जा सकता, तो शुरू में तो कोर्ट्स को ये लोग इस तरह बेवकूफ बनाते थे कि ये देखें ये ईसीएल है, ईसीएल पे तो नहीं है। तो फिर आप वो स्टैंप को लेके आए, इसमें डेट जाया हो रही है, जाहिर है अगर आप किसी काम से जाना चाह रहे हैं तो आपका टाइम जाया हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस इज द पनिशमेंट। तो हमने उनका वो एग्जिट स्टैंप, उनका डी बोर्डिंग, उनका एमिरेट्स से लेटर, जो भी, सॉरी एमिरेट्स की कतर, जो भी एयरलाइन थी उससे लेटर लेके हम कोर्ट पहुंचे। तो उस वक्त भी हालांकि 26वीं तरमीम आ गई थी, लेकिन शफी सिद्दीकी साहब एक आज़ाद जहन जज थे, उन्होंने नोटिस किया। अच्छा, अब ये प्रोसेस के अंदर एक और उनको गुंजाइश दी जाती है, वो ये कि नोटिस होता है और हेयरिंग के लिए टाइम दिया जाता है, और इस दौरानिए में इन लोगों को समझ आ जाती है कि अब देखें अब एक्सपोज हो जाएंगे, और अगर एक्सपोजर पे कोई कानूनी अमल हो गया तो फिर आइंदा करते हुए हमारे हाथ बांध दिए जाएंगे। तो इनकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि अगली डेट से 3 दिन पहले आपको लिस्ट पे से हटा देते हैं। तो अगली डेट से 3 दिन पहले फरहान साहब को एक लेटर आता है कि एज पर रीसेंट लेटेस्ट अपडेट ही इज नॉट ऑन एनी लिस्ट। ये भी नहीं कहते कि हमने हटा दिया है, ये भी नहीं मानते, बस ये कहते थे कि भाई हमने ये सर्च किया, ये किसी लिस्ट पे नहीं है। और कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट के पास कुछ एजुडिकेट करने को बचा नहीं है, क्योंकि देखिए ये भी एक ये भी टाई इन करता है हमारी अदालत की आज़ादियों से, कि जब हाई कोर्ट जो है वो एक मामले को का तयन करना शुरू करते हैं, और हुकूमत को लगता है कि यार अब ये चीज़ हैंडल नहीं हो पाएगी, तो उससे वो पीछे हट जाती है, यानी कि गुमशुदा आदमी वापस आ जाता है। तो हाई कोर्ट जब कोशिश करता है कि वो इस बात की तह तक जाए कि भाई लेके कौन गया था, तो इस बुनियाद पर हाई कोर्ट्स को रोका जाता है, और सुप्रीम कोर्ट्स रोकती हैं कि आपके पास सुओ मोटो इख्तियारात नहीं है, आपके सामने जो कॉज था वो तो अब कंप्लीट हो गया। लेकिन तो मोइज, इसी इसमें तरह अगर मैं इसी। एक सवाल कर सकूं, वो ये कि अगेन, आई एम नॉट अ लॉयर एंड आई डोंट फॉलो द लीगल नुआंसेस ऑफ हाउ द कोर्ट्स ऑपरेट। लेकिन अगर एक जज को नज़र आ रहा है कि प्रोसेस एज पनिशमेंट इस्तेमाल करके ये सारा काम किया गया है, और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से एक ये तरीका बन गया है कि ये जो आपने एक्सप्लेन किया जो काम होता है, इट्स वेस्टिंग द कोर्ट्स टाइम, तो क्या जज साहब कुछ कर नहीं सकते इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कि भाई जब आपको नज़र आ रहा है कि कोर्ट का टाइम और दूसरे नहीं, शख्स का एब्सोल्युटली टाइम कर ज़ाया सकते हैं, किया जा रहा है, तो हम कुछ नहीं कर एब्सोल्युटली कर सकते? सकते हैं।
लेकिन आपने देखा है कि जब मुकम्मल इंसाफ देने की कोर्ट्स ने कोशिश की है तो क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो जज साहब हैं, बाबर सत्तार साहब ने एक सैर हासिल ऑडियो टेपिंग का फैसला दिया था, उनका फैसला उन्हीं के कोर्ट के 2 मेंबर बेंच ने सस्पेंड कर दिया। देखिए, जजेस ऐसे बहुत हैं जिन्होंने कोशिश की है, लेकिन जब उस कोशिश का जवाब ये मिलता है कि आपको याद दिला दिया जाता है कि यार आप मतलब जज हैं, लेकिन आप मतलब आप समझ लें, आप सोच लें, और आपके अपनी सिस्टम के अंदर से आपको आपके काम को फिक्स किया जाता है, तो फिर एक एक स्टेटस को सा बन जाता है। और वो ओके। स्टेटस को हमारी अदालतों में ये है कि आपको कोर्सिव एक्शन मिल जाएगा, और एफआईए के खिलाफ अगर अगली डेट पे भी एफआईए के पास आपके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ तो उस वक्त फिर एफआईए के आयोग को बुला लिया जाएगा। मैं भी इस कहानी के इस हिस्से पे आता हूँ। अच्छा, तो वो ईसीएल की प्लेसमेंट से हटा दिया गया और वो वाइब्स उनका वाइब्स मामला लिस्ट रफा से दफा हटा हो गया। दिया गया, ईसीएल पे तो तो नहीं थे उससे, ना, हाँ वाइब्स से सॉरी हट जी, गए। हम हमें आपकी शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन बाकी मुल्कों के अंदर आपकी शक्ल जानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतने जबरदस्त मुल्क हैं। तो उस लिस्ट पे से हटा दिया। अच्छा, अब एकदम से इनके केस की जो ये दोनों कॉल अप नोटिस थी, इनकी फिर एक रेगुलर हेयरिंग पे लगी पोस्ट नोटिस, जिसके अंदर मेरी स्टेज है। तो मैंने जब कोर्ट के सामने रखा ये पूरा मामला, और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का भी मामला रखा, और उनके खिलाफ इल्जाम क्या है क्या नहीं है, उसकी क्या सेहत है, कोर्ट के सामने रखी, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई ये दोनों आयोज हाजिर हो और आके जरा बताएं ये कर क्या रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये केस जिस डेट पे लगना था उस डेट पे नहीं लगा। दिस इज नाउ पोस्ट 26 अमेंडमेंट, और ये रेगुलर बेंच के सामने केस चल रहा था। उसके बाद सलाउद्दीन पंवर साहब जो इस बेंच को हेड कर रहे थे, वो एलिवेट हो गए सुप्रीम कोर्ट। तो ये केस जो है, इसको बाय रेगुलर रोस्टर, जो रेगुलर साइड पे एक रेगुलर सेट ऑफ जजेस थे दो, उनके सामने लगना था, वहां नहीं लगा। ये इंस्टेड लगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हेड के सामने, जनाब के आगा साहब के सामने। अच्छा, ये लगा आउट ऑफ डेट, यानी ये डेट इन ऑफिस होके लगा, इसकी डेट प्रिडिक्टेड नहीं थी, अगले दिन की डेट पे लगा। और ये दोनों केसेस साथ लग गए, इस्लामाबाद वाली इंक्वायरी वाला और कराची वाली इंक्वायरी वाला। अच्छा, इस्लामाबाद वाली इंक्वायरी वाला क्योंकि मेरा दूसरा स्टे था, उसके अंदर क्योंकि वाजे मैं ज्यादा तरीके से कर सकता था कि इनके साथ क्या क्या हो रहा है, और सारी अपडेट्स भी थी, तो उसके अंदर मेन ऑर्डर था ये कहते हुए कि अगली डेट पे दोनों आए हो हाजिर हो। अच्छा, अब हम और कराची वाला, 2025 में आ चुके हैं, राइट? बिकॉज न्यू जी ईयर पे उन्हें रोका गया 2025 था। में, जी 2025 के मार्च में आ गए। 2025 की फरवरी में ये ऑर्डर होता है, उनको न्यू ईयर पे रोकने और फिर उनके हटाने के बाद ये ऑर्डर होता है, भाई आप दोनों हाजिर हो, आप कर क्या रहे हो। फिर मार्च आती है, और जिनके सामने हाजिरी होनी थी वो जज साहब एलिवेट हो जाते हैं, तो एक और जज साहब की अदालत में अचानक ये केस लगता है, और उस पेशी पे मैं हाजिर नहीं हो पाता जिसमें ये दोनों केस लगते हैं। अच्छा, एक पिटिशन है कराची वाली, उसकी ऑर्डर शीट में लिखा हुआ है कि पिछली डेट पे मेरे लिए किसी ने ब्रीफ होल्ड की क्योंकि उनकी तरफ से जवाब आना था और नहीं आया था। दूसरी जो ऑर्डर शीट है, जो कि रेलेवेंट ऑर्डर शीट है, जिसकी वजह से आज दोनों केसेस साथ लगे हुए हैं, वो कहती है कि भाई दोनों आयोज हाजिर हो और जवाब दें ये कर क्या रहे हैं। तो मेरे लिए जो जो साहब को किसी ने रिक्वेस्ट किया कोर्ट में कि मैं एक और कोर्ट में बिजी हूँ, वो उससे सीनियर कोर्ट है उसमें बिजी हूँ, और मेरे लिए ब्रीफ होल्ड कर ली जाए, तो ब्रीफ होल्ड की गई। तो इस उज़र पे कि एक पिटिशन में मेरे लिए पिछली दफ़ा भी ब्रीफ होल्ड की गई थी, हालांकि एफआईए की तरफ से रिप्लाईज अवेटेड हैं, वो इंटरिम ऑर्डर वेकेट कर दिया जाता है कि काउंसिल इज नॉट प्रेजेंट, सेम वाज द केस ऑन द लास्ट डेट, इंटरिम ऑर्डर इज वेकेटेड। अच्छा, जो दूसरी सीपी है जिसके अंदर ऑर्डर है कि इसको कनेक्ट किया जाए उस सीपी के साथ, उसके अंदर एक हाजिर ऑर्डर है जो कहता है दोनों आयोज हाजिर हो। उसके अंदर भी ये ऑर्डर किया जाता है कि सेम ऑर्डर इज लास्ट, और ऑर्डर वेकेट हो गया। अच्छा, मैं उसके 2 मिनट बाद कोर्ट पहुंच गया, तो मैंने आउट ऑफ टर्न कोर्ट, ना हाजिर होने पे कोई शिकायत है तो मुझे फाइन कर दें, मेरे ऊपर कुछ कर दें, लेकिन ये क्रिमिनल केस है, आप किसी की लिबर्टी के साथ ये असर होगा, एक बंदे की लिबर्टी को अफेक्ट होगा। तो कोर्ट ने कहा नहीं, वी पास द ऑर्डर एंड द पर्सन दैट अपीयर्ड डिडंट हैव अ टाई ऑन। तो वो उनकी जो हुलिया है वो भी बहुत मैटर करता है। मैंने कहा यार आप एक मैंने कोर्ट से कहा कि ठीक है जी, आप यू आर डिटर्मिनिंग द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ अ लॉयर वाज ड्रेस्ड। तो कोर्ट को ये बात ठीक लगी। अच्छा, मैंने सोचा कि ये मैंने मोमेंटेरली कोर्ट को मेरे एक्शंस पे गुस्सा आ गया है, इस लिहाजा उन्होंने ये कहा है, तो मैंने एक रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन डाली कि अगले दिन, कि देखें ये, और मैंने लिख के ये जो आपको कह रहा हूँ ना, ये लिख के दिया कि भाई ये दोनों सीपीज में ये ऑर्डर नहीं था, एक सीपी में एक्चुअली डायरेक्शंस थी जिसकी खिलाफ वर्जी एफआईए कर रही है, और आप हमें इसमें इस तरह ना करें, ये एक ग्रेव डिससर्विस होगी मेरी अपने क्लाइंट की तरफ, और इस कोर्ट की तरफ से थोड़ी सी रहम होना चाहिए इस मामले में। अच्छा, ये हियरिंग हुई अगले दिन, तो कोर्ट ने मेरी रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन पे 4 हफ्ते बाद का नोटिस कर दिया, रिस्टोर नहीं किया ऑर्डर। उसके अगले दिन फरहान मलिक को उन्होंने उठा लिया। फरहान मलिक को उसके नेक्स्ट डे उठाया, और नेक्स्ट वर्किंग डे,
और उस नेक्स्ट वर्किंग डे पे जब उठाया तो उनकी एक एफआईआर सामने आई। उजैर, उस एफआईआर में मतलब अंग्रेजी की मूवमेंट्स और रैंडम, ये इनके पास एक क्लासिक लैंग्वेज है इनकी, उस लैंग्वेज के अलावा कोई चेंज नहीं था फ्रॉम नवंबर 8। यानी कि अगर आप एक्चुअली किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं और कोर्ट आपको कहता है कि यार आपके पास टाइम है, आप जाएं इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायर करें, तो आप 4 को 8 लाइनें तो कम से कम कर लेते हैं। और एफआईए जो है ना, वो जब काम कॉम्पिटेंस से करती है तो बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस मुल्क के अंदर है ही एफआईए। दे वर्क, दे आर ट्रेन्ड इन टेक्निक्स, दे डू इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स, दे वर्क विद इंटरनेशनल एजेंसीज, इनको पता है ये क्या कर रहे हैं। यानी ये जो दूसरे केस में फंसाया है ना फरहान मलिक को, ये केस शक्ल से जिसके खिलाफ बनाया है वो एक असली केस लगता है। दैट्स हाउ द एफआईए एक्चुअली ऑपरेट्स, कि भाई रेड की, फला जगह का पता चला, फला क्रेडिट कार्ड का पता चला, फला आईडी का पता चला, ये पता चला, वो पता, इट लुक्स लाइक एन एलिगेशन। लेकिन ये फरहान मलिक इन रिलेटेड लोगों से और ये पीका रिलेटेड केसेस में इट डजंट इवन लुक लाइक एन एलिगेशन। अच्छा, तो अब उस एफआईआर में अगर आपको याद हो, क्योंकि वो इल्जाम तो पीका से पहले का था, तो एफआईआर के अंदर एकदम से पीका के ऑफेंसेस आ गए। तो उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश नहीं की कि यार इल्जाम तो आपके खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन का था, एकदम से हमने अज खुद उसको अपग्रेड करके पीका का इल्जाम बना दिया, हालांकि इट हैज नेवर बीन पुट टू हिम दैट ही इज बीन अलेज्ड टू हैव बीन डूइंग एनीथिंग रॉन्ग अंडर पीका। इफ यू आर गोइंग टू होल्ड हिम टू द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पीका, तो 29 जनवरी जब पीका इनटू लॉ आ गया था, तो उस वक्त एक और नोटिस भेज देते कि भाई अब कोई क्रिमिनल डेफेमेशन की बात नहीं है, अब हम आपके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन नहीं किया, क्योंकि उस वक्त हवा निकल गई थी पैरों में से, क्योंकि हाईकोर्ट ने अच्छा, इंटरवीन किया एक हुआ था। एक बेसिक सवाल मेरा आपसे, अगेन फॉर ऑडियंस के लिए भी शायद इम्पोर्टेंट हो ये सवाल, फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव। अगर आज एक कानून कानून नहीं है और मैं एक चीज़ करता हूँ, ठीक है, एक एक्ट करता हूँ जो कि कानूनन जुर्म नहीं है, उसका कोई कानून आज नहीं है, कल एक कानून बन जाता है जो कि कहता है कि मैंने जो जो चीज़ें करूँगा वो शायद कर रहा था, वो अब गैर कानूनी हो चुकी हैं। तो क्या कानून जो है वो अगले हफ्ते का कानून मेरी आज की हरकतों पर लागू होता है कि नहीं अंडर द लॉ? बिकॉज अगेन इफ फरहान मलिक वॉज कंडक्टिंग समथिंग इलीगल अंडर पीका आफ्टर January 29, बट द एलिगेशन इज कि वो काम वो नवंबर 2024 में कर रहे थे, तो मेरे नज़दीक ये बात समझ नहीं आती कि पुरानी चीज़ों के ऊपर नया कानून कैसे लग सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन है कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं हो सकती। यानी कि क्रिमिनल कवानीन जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकते, और वो हो भी नहीं सकते प्रिंसिपली। एज अ नॉन लॉयर भी आप समझेंगे, एक जुर्म और एक गलती में फ़र्क ये होता है कि एक गलती होती है जहां आप एक्चुअली गलत काम भी करें, लेकिन जुर्म वो होता है जो गलत काम बदनीयत के साथ करें। चंद ऐसे मखसूस जराइम समझे जाते हैं माशरे में जो कि एक्चुअली फाइन रिलेटेड जराइम होते हैं, पार्किंग ऑफेंसेस, ड्रिंकिंग ड्राइविंग ऑफेंसेस। ये वो ऑफेंसेस होती हैं जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती हैं, जिसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि आपकी नीयत क्या थी, वो बस देखा जाता है कि आपने वो एक्ट किया या नहीं किया। लेकिन तमाम और जराइम इस दुनिया में, उनको जुर्म जब कहा जाता है जब आप जो कर रहे थे वो या तो गफलत पर मबनी था, यानी कि इतना बुरा कोई हरकत कर रहे थे कि वो उसको बदनीयती ही समझा जाएगा, या एक्चुअली बदनीयती थी। तो या तो ग्रॉस नेग्लिजेंस है इस हद तक कि वो क्रिमिनल स्टैंडर्ड ब्रीच करती है, या फिर बदनीयती है, या तो आप कुछ चोरी कर रहे हैं तो आप जानबूझ के नियत से कर रहे हैं। अगर मैं आपका फोन गलती से उठा के ले जाऊं तो वो जुर्म नहीं है। पूछ के आपका फोन लेके जाऊं तो देन, क्योंकि मैंने एक तो आपका फोन हथियाया, जो कि मैंने उस सूरत में भी हथियाया था कि जब मैं गलती कर रहा था, लेकिन ये जानते हुए हथियाया कि अब मैं ये उजैर से इंटेंशन टू परमानेंटली डिप्राइव, यानी जो जो थेफ्ट के बेसिक एलिमेंट्स हैं उनमें से एक ये विद द इंटेंशन टू परमानेंटली डिप्राइव। इसी तरह और जराइम में मेंस रिया की एलिमेंट्स होती हैं, जो कि इंग्रेडिएंट्स अगर मीट नहीं होते तो वो जुर्म नहीं जुर्म समझा जाता। तो ये पहले आपके सवाल का तो जवाब ये। अच्छा, दूसरा उनकी तरफ से काउंटर ये आता, अगर वो अपना केस सही आर्ग्यू कर रहे होते, कि भाई पीका 26 से जब आया फील्ड में, उसके बाद भी आपकी यही चीजें जो है सारी ऑनलाइन है, और ये पीका का कानून पब्लिश्ड है, और आप जो हैं वो उसके अब खिलाफ वर्जी में हैं। और ये बहुत बेमंतक बात नहीं होती अगर उन्होंने 29 जनवरी के बाद एक और हमें नोटिस भेजा होता जिसमें उन्होंने कहा होता कि भाई ये मेयार, अब पहले ये मेयार था, अब ये मेयार है पीका का, अब इस मेयार के तहत आप XYZ वायलेशंस कर रहे हैं। आप पुरानी नामी ग्रामी डेफेमेशन की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पीका को मतलब एक बर्गर नहीं बना सकते पीका का उसका। और यही हमने ये भी आर्ग्यू किया। और पीका की जो अपनी, जो इस वक्त भी इस मुल्क में ये मजे का खेज कानून है, उसका भी दूर दूर से यहाँ आप उसको लगा नहीं सकते। देखिए, आप थॉट को तो क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते ना, ये जॉर्ज ऑरवेल की किताब तो नहीं है। और थॉट से ही एक कदम आके तज्जिया होता है, तो तज्जिए को भी क्रिमिनलाइज करना बहुत एक मुश्किल काम होता है। और फरहान मलिक जो है वो एक तज्जियाकार है, मैंने घंटों उसकी वीडियोस देखी हैं।
खासतौर पे वो वीडियोस जो कि जिसके स्क्रीनशॉट्स उन्होंने बाद में शेयर किए, वो कोई खबरें देने की कोशिश भी नहीं करता, वो तज्जियात करता है, मैंने खबर गलत दी है और आइडेंटिटी चोरी की है। और भाई किसकी आइडेंटिटी चोरी की है, नाम ही नहीं है। और डिग्निटी किसी की डिप्राइव की है, भाई किसकी डिग्निटी, हु इज द पर्सन जिसकी डिग्निटी डिप्राइव की है? कंप्लेनेंट कौन है? आपका अपना स्टेनो, यानी कि एफआईए के हायरार्की में अपना बंदा। ये इल्जाम baseless। आप कोई केस बना दे, नहीं। बस स्टेट इंस्टीट्यूशंस देखे ना, बैड बॉयज लिखा हुआ है, और देखे ना वो बूट वर्सेस यूथ, मतलब ये क्या बातें हैं? मतलब जो जो टेस्ट है कानून का, वो ये है कि भाई आप गलत खबर दें, उसको जानते बूझते गलत खबर को शाया करें। यानी एक तो वो गलत हो, जो कि एक गलती है, लेकिन उसको जुर्म बनाने के लिए कानून क्या कहता है? जानते बूझते गलत खबर दें। यानी कि इसके पीछे, आप, मैं, उजैर ने मुझे 500 रुपए दिए हो, या किसी बंदे से मेरी दोस्ती हो, या किसी बंदे से मेरी खफगी हो, मैं उसको कोई सबक सिखाने, कोई कोई एलिमेंट ऑफ कंस्पिरेसी होना जरूरी है इस कानून में भी। अच्छा, ये काफी नहीं है, जानते बूझते हुए भी आप करें, और उसकी वजह से फिर अवाम में नफरत या गुस्सा या डर फैल जाए। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं कि खबर गलत हो, उसको आप जानते हुए कि ये गलत है उसको आप फरोग दें, और उस खबर के फरोग देने की वजह से अवाम के अंदर एक नेगेटिव इंप्रेशन फैल जाए। अच्छा, यहाँ पे खबर क्या है नहीं बताया, वो आप जानते थे कि गलत है, जाहिर है जब खबर ही नहीं बताया तो वो भी नहीं बता पाए, लेकिन कोई ऐसा वीडियो का हिस्सा भी नहीं दिखाया कि यार देखें यहाँ पे गलत खबर की बात करें, कुछ नहीं। प्रपोज कर रहे थे ऑन द सेकंड डेट कि मैडम आप कमेंट्स देखिए, उसमें कितने गुस्सा करते हैं लोग। तो यार इसमें मेरी क्या गलती है कि कमेंट्स में लोग गुस्सा करते हैं? ये कोई आर्ग्यूमेंट है? मतलब आप इनकी, मैं समझता हूँ शाहिद खान अब्बासी साहब जो है ना, उनको जब वो एलएनजी उनको क्वेश्चन मिलता था कि आपने एलएनजी टर्मिनल क्यों लगाया जब एलपीजी टर्मिनल लगा हुआ था, आपने एलपीजी टर्मिनल को, मतलब इस तरह के, इस लेवल के सवाल हो रहे होते थे। और शाहिद साहब से आप ऑन और ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, वो आपको बताते थे कि इनको, मतलब ये लोग अपने आप को एम्बेरस करते हैं जब सवाल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देर इज वो डेप्थ ही नहीं है टू डू व्हाट दे नीड टू डू इन दीज पॉलिटिकल और अच्छा, ये जो जर्नलिस्टिक आपने केसेस। हेडलाइन की बात की कि बूट्स वर्सेस यूथ या कोई और लाइन, तो उससे मुझे वो याद आ गया कि चीन में कुछ सालों पहले एक जोक हुआ करता था उनके इंटरनेट सेंसर से निकलने के लिए, कि शी जिनपिंग का जब आपने मजाक उड़ाना होता था तो आप विनी द पू के मीम्स या विनी द पू का तस्वीर जो है इस्तेमाल करते थे टू टॉक अबाउट द द हाँ रूलर ऑफ चाइना एसेंशली। तो फिर वो सेंसर ने उसको इलीगल कर दिया, ब्लॉक करना शुरू हो गया और कानूनी कार्रवाई हो गई कि भाई आप विनी द पू को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मुझे हाँ वो याद आया कि आप बूट्स भी नहीं कह सकते क्योंकि वो विनी द पू टाइप सीन है बेसिकली। हाँ, ये विनी द पू वाली एक और चीज भी यहाँ हुई। वो जो एक स्क्रीनशॉट यूज किया था ना, उसमें लिखा हुआ था बैड बॉयज, अब वो पूरा स्क्रीनशॉट था बैड बॉयज ऑफ कराची। वो फहीम कमांडो और अल्ताफ हुसैन और इस तरह के लोगों के बारे में था, लेकिन क्योंकि उसमें बॉयज का लफ्ज यूज किया, तो मतलब असल में यहाँ गलती सिरिल और मीडा की है कि जो उसने बॉयज को का टर्म यूज कर करके इस हद तक इस्तेमाल कर लिया कि एफआईए को लगा कि ये भी शायद वो वही वाली बात है। यानी इस तरह, इस हद तक मजे का खेज इल्जाम थे। अच्छा, तो अब ये इल्ज़ाम आ गए और केस जो है वो अब अरेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद एक पूरा प्रोसेस होता है। रिमेंबर आप भी उस पर बात कर रहे थे कि रमज़ान है, ईद का माहौल है, ईद से पहले केसेस चल रहे हैं। उस प्रोसेस में फिर क्या हुआ दैट अल्टीमेटली जो है वो डिले होता है और ईद के बाद उनकी रिहाई होती है। अच्छा यार, यहाँ पे ना एक ले पर्सन का पर्सपेक्टिव भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप लीगल टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे ना, तो आप लूज कर जाएंगे एक्चुअली होता क्या है। जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि हाई कोर्ट्स में भी एक स्टेटस को सा डिटर्मिन हो गया है कि ठीक है, हम इनको इस लेवल से ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन इस लेवल तक कह के आपका काम हो जाएगा। इसी तरह, और ये कोई लिखी भी कहीं बात नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है हाई कोर्ट की, एक प्रैक्टिस अब आपको नज़र आती है। एक तरफ आपके पास वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजकल हो रहा है, वो मिसाल है कि जो एक हेवियस की पिटीशन ही 20 दिन तक चल के नहीं देती, तो उससे तो बहुत बेहतर सूरत हाल है कि अगर शोर मचे और मतलब आपका मकसद पूरा हो जाए। ये भी अगर मिल जाए तो एक हिस्से का तो जस्टिस है ना, जिस जिस भी तरह का है। तो यहाँ पर उनको डिटेन कर लिया जाता है, अगले दिन सुबह को इस एफआईआर के साथ प्रेजेंट किया जाता है जिस एफआईआर में ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इस बात को अपोज करते हैं, और मैं उस फर्स्ट डे रिमांड के डेट पे नहीं था, मैं हाई कोर्ट में बिजी था, मेरी टीम वहाँ पे थी। वो इस बात पे रिमांड अपोज करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है
और ये अब थैंकफुली मेरी जहन की इख्तरा नहीं है, बाबर सत्तार साहब ने इसके ऊपर जजमेंट ऑथर किया है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हर तरह का केस आपके डॉकेट पे आता है। तो बाबर सत्तार साहब जैसे जजेस को बहुत सारे एरियाज ऑफ लॉ पे कमेंट करने का मौका मिलता है। तो बाबर सत्तार साहब ने ये इस पे एक एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पेश की है कि यार पुलिस ने उठा लिया, एफआईआर ने उठा लिया, अब आपके पास जब मैजिस्ट्रेट के पास अगले दिन ला रहे हैं तो ये बहस नहीं होनी चाहिए कि हमें 14 दिन के लिए चाहिए, अच्छा 5 दिन के लिए रख लो। बाकायदा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपना जहन लड़ा के ये देखना चाहिए कि इसके खिलाफ इल्जाम क्या है, इस इल्जाम के तहत किसी को रिमांड में इन्वेस्टिगेशन में रखने की जरूरत क्या है, अगर जरूरत है तो किस नौयत की जरूरत है। ये चीजें जो है मीट नहीं होती। पुलिस आती है या इस केस में एफआईआर आती है, कहती है हमें 14 दिन के लिए चाहिए, और जज साहिबा जो है वो उनको 4 दिन के लिए रिमांड दे देती हैं। भाई किस बात पे रिमांड आपका? देखिए, इन्वेस्टिगेटिव रिमांड का मतलब ये होता है कि हमें एक जुर्म की तहकीक हुई है, एक जुर्म की इत्तला हुई है, और उसकी मजीद तहकीक करने के लिए इस बंदे का होना जरूरी है। अब वो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मैं कोई टेकी हूं और मेरा एक लॉक्ड और कोडेड कंप्यूटर है जिसको उन्होंने सीज कर लिया है, तो उस कंप्यूटर को खोल के उसके अंदर जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन सही करने के लिए उनको मेरी जरूरत है। दिस इज वन अंडरस्टैंडेबल केस कि उनको रिमांड की जरूरत है। या फिर एक कोई कोडेड मैसेज है जिसको हम उन्हें इंटरप्रेट करने के लिए मेरी जरूरत है। या यहां मैं पे एक इल्जाम और ये है। एक्सट्रीम एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई आपने एक सेल बस्ट किया है इस्लामिक स्टेट का, और उसमें से एक बंदा आपको पकड़ा गया है, 4 लोग बाकी सेल के मिसिंग हैं, और आपको एब्सोल्युटली, इत्तला है कि दहशतगर्द हमला हो सकता है, तो उस बंदे की रिमांड जरूरी है ताकि मालूम हो सके कि बाकी एब्सोल्युटली। 4 थे कौन। नहीं बिल्कुल, जो जो ब्लैक एंड व्हाइट एग्जांपल है वो यही है कि 4 डाकू थे, एक पकड़ा गया, तो बाकी 3 को खोज लगाने के लिए एक बंदे से तहकीक करना जरूरी है। यहाँ पे इल्जाम ये है कि आप वीडियोस अपलोड करते हैं जो हमें पसंद नहीं है। वो वीडियोस अपलोडेड है, ये एडमिटेड है। वो वेबसाइट आपकी है, ये एडमिटेड है। वो बंदा एडमिट कर रहा है, बाकी सारी चीजें, बस बहस इस बात पे है कि वो वीडियो सही है या गलत है। अब इसके लिए आपको बंदे को दबा के रखने की क्या जरूरत है? आप उससे क्या तहकीक ऐसी कर लेंगे उससे जिसकी वजह से आपका केस बन जाएगा? लेकिन नहीं, ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं, ये इसके ऊपर कोई बहस नहीं, इसके ऊपर कोई कॉन्वर्जेशन नहीं। ठीक है जी, आप 4 दिन के लिए रख लें। 4 दिन के लिए फरहान मलिक के ऊपर बेसिकली एक मुर्गी जैसे अंडे के ऊपर बैठती है उस तरह उनके ऊपर बैठ गए। अच्छा, अब उसके बाद प्रेजेंट करना है कोर्ट में, तो उस दिन जज साहिबा नहीं है, लिंक जज साहब है, तो उस दिन कोर्ट नहीं आते। नहीं, उस दिन कोर्ट आते हैं, कोर्ट जरा डिले से आते हैं। और जो लिंक जज साहब हैं वो देखते हैं कि ये फार्स है, और वो कहते हैं नहीं, मैं आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज रहा हूँ। अच्छा, जब इन्वेस्टिगेटिव कस्टडी में आप होते हैं तो आपको बेल नहीं मिल सकती। इसीलिए रिमांड देते हुए जज साहिबान को नहीं देनी चाहिए रिमांड, ताकि इमीडिएटली आपकी बेल कंसिडर की जा सके। लेकिन उनको जुडिशियल कस्टडी में फिर सेकंड डेट पे 5 दिन जब कुछ नहीं मिला उनके खिलाफ, अगेन ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि क्रिएट की गई है, ये सोचते हुए कि एफआईए 99% ऑफ द टाइम काम सही कर रही होती है, कि इनको इज्जत देना जरूरी है, ये स्टेट के एक्टिव हालात हैं, इनको आप ऐसे रद्द नहीं कर सकते। गुड गुड फेथ एक्टर्स हैं बेसिकली ये। जी, मतलब ये स्टेट के आर्म्स है, इनको अगर आप काट देंगे ये कह के कि यार तुम पहले दिन ही बदनीयत हो, तो फिर मतलब प्रोसेस कार्य सरकार चलेगा कैसे? ट्रांसफर हिम टू जेल, विच ऑल्सो मीन्स कि अब उनकी बेल सुनी जा सकती है। तो हमारी उसी दिन बेल का नोटिस हो गया, उसी दिन जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको सेंट्रल जेल भेजें। अच्छा उजैर, कहीं नहीं गए वो, खिलाफ कोर्ट ऑर्डर उनको जेल में नहीं भेजा गया, उनको एफआईए ने अपनी कस्टडी में ही रखा। और अगले दिन इन अ सरप्राइज मूव, और व्हाट दे थॉट वाज अ सरप्राइज मूव, उनको मलीर कोर्ट में लेके पहुंच गए एक नई एफआईआर लेके। जो एफआईआर उस सुबह लॉन्च थी जिस सुबह उनको अंदाजा हुआ कि ये तो जेसी होने वाली है। और उस सुबह एफआईआर कहती है कि भाई ये एक कॉल स्पूफिंग सेंटर है जो अमेरिका और बाहर मुल्कों के लोगों के क्रेडिट कार्ड डेटा चोरी करके उनसे पैसे चुराता है। इसकी खबर हमें मलीर में बैठे एक बंदे ने दी है, लिहाजा ये एफआईआर मलीर में कटेगी। और उनको वो लेके सुबह पहुंच गए। अच्छा, वहां पे मैं भी पहुंच गया। हमने अपनी टीम इस तरह बांटी थी कि हम हर कोर्ट जल्दी से पहुंच सकें, तो हम मलीर पहुंच गए। अच्छा, मैं जज साहब को वहां पे समझा रहा हूँ कि सर ये कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अच्छा, उस केस में लिखा हुआ है भाई ये स्पूफिंग सेंटर था, ये था, ये 2 लोग हमने पकड़े हैं। इनमें से एक ने कहा कि फरहान मलिक हमारा वो अल्ताफ हुसैन क्या था एमजीएम का, फरहान मलिक हमारा बानी हैं, लीडर हैं, क्या हैं? नहीं नहीं, बानी वानी नहीं, बानी अगर कहते तो वो तो स्ट्रक्चर में कोई और था ना। वो हमारा स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर या कोई इस तरह का लफ्ज था जो वो एक होता है ना भाई। तो उनको इस बेसिस पे उस एफआईआर में एक्चुअली तो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किसी स्पूफिंग सेंटर के खिलाफ की है, लेकिन उसमें एक लाइन ऐड कर दी है कि भाई को अक्यूज की स्टेटमेंट है कि हमारा स्पॉन्सर फरहान मलिक था। अब उस बेसिस पे आप किसी को अरेस्ट या किसी को किसी ट्रायल का हिस्सा नहीं बना सकते। स्टेटमेंट ऑफ को अक्यूज्ड मतलब एक बंदा अपने आप को बचाने के लिए अगर कोई बात कर रहा है, इसके ऊपर एक काफी हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ लॉ है कि
इट हैज नो एविडेंशियरी वैल्यू। तो अगर इसी इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है, आपने वहां रेड की है, वहां उसका नाम नहीं है, उसका कोई पता अता पता नहीं है, कोई उसकी मॉनेटरी चेन नहीं है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं? लेकिन नहीं, हमें इन्वेस्टिगेशन, अच्छा भाई क्यों चाहिए आपको? हमें इंक्वायरी करनी है, हम बैंक डिटेल्स चेक करेंगे। यार आप बैंक से जाके बैंक डिटेल्स चेक करें, आपको बंदे के ऊपर बैठने की क्या जरूरत है इतनी देर के लिए? लेकिन नहीं, 5 दिन मिल गए। अच्छा, अब नाउ वी कम टू ईद डे। तो ईद डे पे कोई लिंक जज ने आना था, क्योंकि जो रेगुलर जजेस हैं उनकी ईद की छुट्टी होती है। तो पहला लिंक जज नहीं आया, दूसरा लिंक जज नहीं आया, तीसरे लिंक जज के पास जब लगा, तो जो जो एक उनके पास चीज थी ना, कि वो स्टेटमेंट ऑफ को अक्यूज, वो को अक्यूज खड़ा होता है जज के सामने और कहता है कि भाई मैंने इसकी शक्ल ही सिर्फ लॉकअप में देखी है, मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। ओह वाओ। इस इसको भी कोर्ट के ऑर्डर का हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन बस इस बेसिस पे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसने, मतलब वो क्या कहता जब उसने ये सुन लिया, तो उसने क्योंकि प्रेस नहीं किया मजीद रिमांड, उसने इतनी गर्म जोशी से नहीं प्रेस किया, तो लिंक जज साहिबा ने वहां पे ऑर्डर कर दिया कि आप इनको जेल भेज दें। तो फरहान मलिक ईद के पहले दिन जेल चले गए। अच्छा, अब एफआईए की एक नई चीज है कि पहले क्या करते थे, कोर्ट प्रोसेस से बचने के लिए और चंद और दिन निकालने के लिए कोर्ट ही नहीं आते थे। तो इसीलिए कोर्ट्स ने, और कहते थे ईस्ट में जाते थे, कहते थे हम साउथ में बिजी हैं, साउथ में जाते थे वहां पे उनका बंदा कहता था हम ईस्ट में बिजी हैं। तो इस तरह ना एक दो डेटें बच जाती थी। तो कोर्ट्स ने एक टाइमलाइन डेवलप की है, लोअर कोर्ट्स ने, कि ईस्ट का दिन थर्सडे है, मलीर का दिन मंडे है। इस तरह उन्होंने डेज डिवाइड कर दिए हैं कि एफआईए के पास ये एक्सक्यूज ना हो कि वो तो मैं कहीं और था। तो इन डेट्स की वजह से हमारे 2-3 दिन जाया हुए कि ये मंडे को वो जैसे ही होते हैं, तो फिर अब अगली मंडे को लगेगा मलीर के अंदर हेयरिंग के लिए। इस दौरान, आर यू विद मी? या आई एम हियर। अच्छा, इस दौरान हमने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अच्छा ये भी मैं बताना भूल गया, वो जो पहला कोर्ट का केस था उसके अंदर हमारी बेल जो है वो आर्ग्यू हुई और वो डिनाई हो गई, और बेल डिनायल में भी 3 दिन लग गए। तो और बेल की आर्ग्यूमेंट्स में उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं थी उजैर, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं थी। मुझे नहीं पता वो बेल क्यों डिनाई हुई, जो लिखे हुए रीजंस है वो मैंने अपील किए, और हम थैंकफुली इवेंचुअली हम सक्सीड किए। और वो जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे जिनके सामने हमारी बेल लगनी थी, वो लगनी थी थर्सडे को, थर्ड डे अवीत, वो उस दिन एफआईए आके कहती है हमें तो नोटिस ही नहीं मिला। तो ये और मजीद डिले होके मंडे को बात चली गई। तो इस तरह डिले करते करते आपने 15 दिन एक बंदे की जिंदगी ज़ाया कर दी है। आप हर जगह जो है वो एक तमाशा आपके बारे में लगा हुआ है, अब एम्बैरेसमेंट जो है वो आप इससे बाहर हो रही है। तो चलें जी। अच्छा, तो अब जो है बेल मिल गई उन्हें, और केस लेकिन दो अभी भी मौजूद हैं। तो क्या एफआईए आफ्टर ऑल दिस एम्बैरेसमेंट केस है भी नहीं, तो क्या ये तलवार उनके ऊपर लटकी रहेगी? चार्जेस डिसमिस होंगे? क्या अगला स्टेप है इस पूरे प्रोसेस का? वो अब अगला स्टेप ये है कि उस केस में एक चालान सबमिट हो, इंटरिम या अदरवाइज। और उस इंटरिम चालान में मैं नहीं समझता वो कैसे फरहान मलिक को मुलविस करेंगे। जिस भी वजह से वो फरहान मलिक का नाम हट जाएगा उस एफआईआर से, तो ये जो मलीर वाली सिचुएशन है ये तो इट शुड कम टू अ क्लोज। लेकिन जो ये इनके खिलाफ पीका वाला इल्जाम है, आई एम श्योर कि वो इसको अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब टाइमलाइन जो है बिल्कुल फर्क होंगी। अब उनको ये फायदा होगा कि वो डेट पे डेट, तो फरहान मलिक कैन नॉट बी द फर्स्ट, मतलब ही वाज द फर्स्ट टू गेट पिक्ड अप एंड हरास लाइक दिस। लेकिन वो प्रोसेस था, वो पनिशमेंट थी, अब हो गई। हक में फैसला होता तो दैट बी इट। अगर हक में फैसला नहीं होता तो हम उनसे अपील करेंगे, हम हाई कोर्ट के अंदर जाके इस मामले देखें। ये केस जो है ये परसेप्शन का केस है, ये लड़ा गया भी परसेप्शन पे है। अगर ये चुप में हो रहा होता तो मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन होती है इस वक्त। लेकिन ये परसेप्शन बिल्डिंग की वजह से मीडिया जो बची कुची है उसने बैंड टुगेदर किया है। से हमें हेयरिंग्स जिस तरह मिली, हमें टाइमलाइंस जिस तरह मिले, और यही चीज़ जो मेरे ख्याल से कंटिन्यू भी करनी होगी। ऑलराइट, चलें मोइस, दिस हैज़ बिन ग्रेट एक्सप्लेनेशन, और कि किस तरह प्रोसेस एज पनिशमेंट आई थिंक इज़ द राइट वे टू सम इट अप। कि एक शख्स को हरास किया जाता है टू सेंड अ मैसेज नॉट ओनली टू हिम एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन बट द इंटायर इकोसिस्टम, कि ये आपके साथ भी हो सकता है। तो आई एम ग्लैड ही इज़ आउट। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, बट स्टिल ही इज़ आउट ऑफ जेल विथ हिज फैमिली। और उम्मीद है कि ये केसेस और चार्जेस डिसमिस हों, एंड मे बी इट मार्क्स टर्निंग पॉइंट स्लोली बट श्योरली, कि ये जो गेम खेली जा रही है पाकिस्तान के अंदर टू कंट्रोल थॉट, आई थिंक हम उस लेवल तक आ चुके हैं कि अब थिंकिंग के ऊपर जो है वो क्रिमिनलाइजेशन चार्जेस आ चुके हैं। तो मे बी दैट टर्न्स अराउंड। सो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू एक्सप्लेन दिस। थैंक यू टू योर टीम, टू यू, फॉर फाइटिंग दैट फाइट, एंड अगेन फॉर द मीडिया एज वेल। इट वॉज अ मोमेंट के कुछ लोग साथ खड़े हुए उनके, और अच्छी बात थी कि खड़े हुए। एब्सोल्युटली। यार ये एंड मे बी आपका दिस बहुत शुक्रिया कंटिन्यूज। उज़ैर, आपने ये मेरे हवाले से बात की, लेकिन मैं यहाँ पे इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मतलब ऐसे ऐसे लोग जो कि फरहान मलिक की ज़िंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में उनके साथ काम किया हो, उनके
मतलब जो राइट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस करियर, मैं उनका नाम लेके उनको एक डिफिकल्ट स्पॉट में नहीं डालना चाहता, लेकिन इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स से लेके सब एडिटर्स तक हर तरह के लोग रिप्रेजेंटेड थे। अखबारात में लिखने वाले लोग थे, टीवी पे काम करने, उर्दू में काम करने वाले लोग थे, इंस्टाग्राम पे काम करने वाले लोग थे, सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे, सॉलिडारिटी में वकील आए हुए थे, एंड ऑल ऑफ देम हेल्प, सपोर्टिव टू मी एंड हिज फैमिली, एंड आई एम डीपली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। नहीं, it was a very good moment of like showing unity, I think, across the board, and I think that played a big role in making sure कि एब्सोल्युटली। पूरे प्रोसेस के बाद वो बाहर आए। उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं कि ये हो ही ना, और जजेस जो हैं वो थोड़ी बहुत और स्पाइन दिखाएं, और FIA या कोई और इदारा जब ऐसी गेम्स खेले तो उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जाए, बिकॉज अगेन वो एब्सोल्युटली। शहरी हैं इस मुल्क के, पाकिस्तान के, उनके राइट्स हैं, उनके हकूक़ हैं, और उनके हकूक़ की पामाली जब हो किसी की भी, तो वो जजेस को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। बट वी लिव इन अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान दीज डेज, सो मे बी स्लोली बट श्योरली दिस कैन टर्न अराउंड। बट थैंक यू फॉर योर टाइम एंड फॉर यू एंड योर टीम एंड ऑल द हार्ड वर्क दैट यू गाइस डिड हियर। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर टू बी ऑन।